हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के हैं, यानी सारे ही लेटेस्ट पीवाईक्यूज मैं इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो जरूर से इस सीरीज का हर एक लेक्चर फॉलो कीजिएगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन में और भी ये सीरीज एक आपको एज दिला सके, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 32, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और एक्चुअली में हमारा 156 क्वेश्चन। 155 क्वेश्चन कहाँ पे गए? 1 to 155 क्वेश्चन जिससे पहले वाले पार्ट्स में है। अगर आपने से किसी ने मिस किया है उन लेक्चर्स को तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए वहां से जाके कवर कीजिए। देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप आईपीआर भी बोलते हैं। आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू की एथिकल वैल्यू। अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्यों कि जिसको सिर्फ इतना भी पता होगा ना कि आईपीआर होते क्या है ना, अगर किसी को पता है आईपीआर क्या होते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। आईपीआर मतलब ही क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने इंटेलेक्चुअली क्रिएट की है। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी दिमाग की सोच है, दिमाग की क्रिएट की हुई चीज है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बुक लिखता है अगर, तो बुक लिखना क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। आप अपनी कोई चीज का पेटेंट कराते हैं, कोई डिजाइन का, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसे करके जो भी चीज जो आपके दिमाग की उपज है, जिसमें आपने दिमाग यूज करके वो चीज लिखा है, जिसकी कोई क्रिएटिविटी है या जिसकी कोई वैल्यू है दुनिया में, राइट, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो कोई आइडिया भी हो सकती है, तो वो क्या हो जाती है? सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू की एथिकल वैल्यू। सो ऑब्वियस सी बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम क्यों कराते हैं, आईपीआर क्यों होते हैं? ताकि हम क्या कर सके, हम इन आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके। और इनकी वैल्यू कैसे रहती है? इनकी वैल्यू कमर्शियल वैल्यू रहती है। कैसे? सोच के देखिए, बुक ट्रेडमार्क रहता है, बुक पे कॉपीराइट रहता है ना। पेटेंट में भी क्या रहता है? कॉपीराइट रहता है ऑथर्स का, है ना। तो यानी आईपीआर में क्या होता है? आईपीआर के केस में हम आईपीआर जब करते हैं तो उससे क्या होती है, हमारी जो कमर्शियल वैल्यू है उस चीज की वो प्रोटेक्ट होती है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बुक लिखा, ठीक है, और आप वो बुक को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत जरूरी है आपने वो बुक जहाँ पे यूज की आप मुझे वहां पे रेफरेंस दे दो, है ना, ताकि क्या हो, मेरी जो राइट है, मैंने जो बुक लिखा है उसकी वैल्यू प्रोटेक्ट हो सके। उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो प्रोटेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेफरेंस में डालना पड़ेगा वो चीज को, राइट। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो ऐसा तो वो उल्लंघन है और उसके अगेंस्ट आपके ऊपर कोर्ट में केस फाइल हो सकता है, ठीक है। तो आईपीआर क्या करते हैं? आपकी कमर्शियल वैल्यू को, आपके आइडिया की, आपके इंफॉर्मेशन की, आपके चीजों की कमर्शियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 157th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द प्रॉब्लम्स विद कंज्यूमर इंटरव्यूज। बोलता है अगर आप कंज्यूमर्स का इंटरव्यू लेते हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? नॉन रैंडम सैंपल, नॉन रैंडम सैंपल यानी रैंडम मतलब कि प्रोबेबिलिटी वाला, नॉन रैंडम मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी वाला, है ना। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की रिस्पॉन्स बायस, सीधी बात है रिस्पॉन्स बायस तो होगा ही होगा। जब आप कंज्यूमर के इंटरव्यूज लेते हो तो कभी कभी सामने वाला रिस्पॉन्स तो दे रहे, लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसा होता है? बायस्ड होता है। बायस्ड होता है यानी कि वो रिस्पॉन्स में एक तरफा उसकी विचारधारा, एक तरफा उसकी सोच अफेक्ट करती है ना, यानी 3 तो होगा ही होगा, रिस्पॉन्स बायस तो होगा ही होगा, यानी ये भी घट गया, ये भी घट गया, है ना। अब मेरे को क्या देखना है? नॉन रैंडम की आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। सीधी बात है जब हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम हो सकता है ना, लेकिन वो इतना बड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन रैंडम है, नॉन रैंडम यानी कि आप प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं जा रहे, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3। नॉन रैंडम सैंपल का होना और रिस्पॉन्स बायस का होना ये कंज्यूमर इंटरव्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे से फॉर एग्जांपल आप नॉन रैंडम सैंपल ले रहे हो कि सपोज आपको कुछ कंज्यूमर इंटरव्यू लेना था, आपने अपने नेबर से ही ले लिया,
आपने किससे ले लिया, आपने अपने नेबर से इंटरव्यू ले लिया। अब जरूरी थोड़ी है वो नेबर उस चीज का कंज्यूमर हो, है ना। तो आपने तो क्या किया, अपनी कन्वीनियंस देखी वो, लेकिन वो अपनी कन्वीनियंस कई बार आपके लिए गलत साबित हो सकती है ना। तो इसलिए नॉन रैंडम सैंपल क्या है, आपके लिए कंज्यूमर इंटरव्यूज के लिए सही नहीं है, और रिस्पॉन्स वॉइस वाली प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या है पता नहीं है, उसके मेथड्स पता नहीं है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है वो नहीं पता है, तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां पे मैंने एक लेक्चर सिखाया है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, उसमें मैंने सारे के सारे सैम्पलिंग कवर किए, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, या जिसको आप रैंडम नॉन रैंडम बोलते हो, उसके अंदर के सारे टाइप सब कुछ मैंने कवर किया है इस लेक्चर में, आप वहां से जाके देख सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 158th क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना सारे डिडक्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, और आपको उसको मैचअप करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का हर बार आता है डिडक्शन से, तो बहुत जरूरी है डिडक्शन आप लर्न कर लीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन का कोई और तोड़ नहीं है, आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैसे, ATGGC किससे रिलेटेड है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन टू द पॉलिटिकल पार्टी। जब कोई इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो GGC के अगेंस्ट रिडक्शन ले सकते हैं। ATGG किससे रिलेटेड है, रेंट पेड के अगेंस्ट रिडक्शन ले सकते हो आप। GGA किससे रिलेटेड है, सर्टेन डोनेशंस विद रिस्पेक्ट टू साइंटिफिक रिसर्च से। GGB किससे रिलेटेड है, कंपनीज अगर पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ऐसे करके ये सारे रिडक्शन है। अब डिडक्शंस को लर्न करने के लिए ना मैं क्या कर सकती हूँ पता है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहां पे ना मैंने आपके साथ एक टिप शेयर की हुई थी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की थी कि कैसे इन डिडक्शंस को लर्न करना है। वो टिप पता है क्या थी, ये सारी डिडक्शन एक स्टोरी के फॉर्मेट में वहां पे अवेलेबल है। अगर वो आप देख लेंगे ना, अगर वो मैसेज को, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप सारे डिडक्शन इजीली लर्न कर पाओगे, ठीक है। सो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए मैं ये फिर से शेयर कर दूंगी कल सुबह को ही। अगर आप चाहते हो मैं फिर से शेयर करूँ, आप उसको देखना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। एंड इवन मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी ये शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, आप जिस भी चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं आप जाइए वहां पे फॉलो कर लीजिए, एंड वहां पे आपको मैं ये इसको लर्न करने की ट्रिक शेयर कर दूंगी, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 159th क्वेश्चन। Which one of the following are hold true to successfully practice price discrimination? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये मैंने डिटेल में इकोनॉमिक्स के लेक्चर में आपको समझाया है ना। इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर शायद 29 है ना, उसमें मैंने आपको समझाया। यहाँ 28, 29 ऐसे ही कुछ लेक्चर है जिसमें मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिटेल में समझाया है ना। सो यहाँ पे तो मैं फिर से समझा रही हूँ, बट आपको ज्यादा डिटेल में समझना हो तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके वो लेक्चर देख के आइए, एंड इनफैक्ट पूरी इकोनॉमिक्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब सिंपली प्राइस का भेदभाव करना। जब आपके साथ क्या होता है, किसी कस्टमर के साथ आपको किसी कस्टमर को कम प्राइस चार्ज किया जाता है, और किसी और कस्टमर को ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है सेम गुड्स के लिए, सेम सर्विस के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, आप जब मूवी हॉल में जाते हो, ठीक है, आप मूवी देखने गए, तो जो लोग सुबह को गए कि मॉर्निंग वाले शोज में गए, उनकी टिकट सस्ती होती है ना, उनकी टिकट कैसी रहती है, सस्ती रहती है। और जो इवनिंग वाले शो में जाते हैं उनकी टिकट थोड़ी महंगी रहती है ना। तो ये क्या है, ये भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, टाइम के हिसाब से आपसे भेदभाव किया जा रहा है। अगर वही टिकट लेके आप सुबह को देखो अगर पिक्चर, तो आपको सस्ती देखने मिल रही है, वही टिकट लेके अगर आप शाम का शो देखना चाहते हो तो आपको महंगी देखने को मिलेगी। तो ये क्या हुआ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है, द फर्म मस्ट बी अ प्योर मोनोपोली। नहीं भाई, प्योर मोनोपोली होने से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी लेना देना नहीं है। प्योर मोनोपोली यानी जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग की चाय, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग की चाय, ठीक है, तो प्योर मोनोपोली है ना। प्योर मोनोपोली क्यों, क्योंकि वैसी मोनोपोली और किसी के पास तो हो भी नहीं सकती है ना, सिर्फ दार्जिलिंग के लोगों को ही, दार्जिलिंग की ही जगह को ही ये मोनोपोली पॉसिबल है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता,
दार्जिलिंग की चाय तो आप जब चाय सस्ती भेजोगे, जब चाय महंगी भेजोगे, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। आप कर सकते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बट ये अलोन एक फैक्टर नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसका एक रेट फिक्स होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, उसकी क्वालिटी होगी, उसके हिसाब से उसका प्राइस जाएगा, ना कि आपके डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, है ना। तो ये तो कहीं से भी नहीं हो सकता, नहीं, वन ऑप्शन तो कट जाए। द फर्म मस्ट पोजेस मार्केट पावर, ये हो सकता है, ये मैंने आपको समझाया भी था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले लेक्चर में। आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कर सकते हो? जब आपके पास मार्केट का पावर हो, यानी आपके हाथ में होना चाहिए मार्केट, यानी सेकेंड ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो डी भी कट गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। आपके पास मार्केट की पावर होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके लिए इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर कंज्यूमर्स इन वन मार्केट टू सेल कंज्यूमर्स इन अनदर मार्केट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कस्टमर एक मार्केट से गुड खरीद के दूसरे मार्केट में खुद ही जाके बेच, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तभी ही आपके पास पावर रहेगा कि एज अ मोनोपोलिस्ट आप किसी से भी कितना भी प्राइस चार्ज कर सकते हो। आपके पास क्या होनी चाहिए? मार्केट पावर होनी चाहिए आपके पास, साथ ही साथ कंज्यूमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए उनके पास रीसेलिंग की जो पावर है कंज्यूमर्स के पास, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये मैंने टॉपिक कराया हुआ है इकोनॉमिक्स में, वहां से जाके भी आप देख सकते हो। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से हर बार, उसको देख लीजिए लेक्चर को, आपका एक क्वेश्चन पूरा पूरा राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 160th क्वेश्चन, इफ activity ratio of a firm is 80% and capacity ratio is 120%. Activity ratio कितना है? 80%. Capacity ratio कितना है? 120%. Find out efficiency ratio. हमसे क्या पूछा है? Efficiency ratio. तो आप एक्टिविटी कितनी कर रहे हो? 80% की। आपके पास कैपेसिटी कितनी है? 120% की। तो आप कितने एफिशिएंट हो उस काम में, है ना। आप कितने एफिशिएंट हो उसमें, वो हमें पूछना है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दी हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कैसे इसको सॉल्व करके मैं आपको बता दी हूँ। एफिशिएंसी रेशियो कैसे निकलेगा? एक्टिविटी रेशियो डिवाइड बाय कैपेसिटी रेशियो, है ना। तो 80 डिवाइड बाय 120, 0 0 कट, 8 तो 4 2 जा 4 3 जा 2/3, है ना। आंसर क्या आया? 2/3। 2/3 मतलब क्या होता है? 66.67 परसेंटेज, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, सिंपल बेसिक लॉजिक यूज करते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। भले आपको ये फॉर्मूला नहीं भी आती थी तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि भाई कैपेसिटी है 120, मैं यूज कर रही हूँ 80, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी है, तो भी आंसर आ जाता था, है ना। सिर्फ नंबर भी देख के मैं आंसर लगा सकती थी कि 80:120 है, यानी 2:3 है, यानी 66.67%। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते थे। या तो ऐसे सॉल्व करके पूरा लॉजिक लगाओ फॉर्मूला से, या तो सिंपल लॉजिक लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।